हमारे घर, जिन्हें हम अक्सर सुरक्षित जगह मानते हैं, एक छिपे हुए खतरे माइक्रोप्लास्टिक को पनाह देते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े उस हवा में भी रहते हैं जो हम सांस लेते हैं, और उस धूल में भी जो हमारे फर्नीचर पर जम जाती है। एक औसत घर में हर साल पैदा होने वाले 20 किलो धूल में से लगभग 6 किलो माइक्रोप्लास्टिक होता है। ये सतहों पर जम जाते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं और खाने और सांस के जरिए हमारे शरीर में भी चले जाते हैं। हमारे घरों में माइक्रोप्लास्टिक का होना दिखाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण कितनी दूर तक फैल चुका है। हमारी ली जाने वाली हर सांस में एक अनदेखा खतरा माइक्रोप्लास्टिक होने की संभावना रहती है। ये छोटे कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में उड़ सकते हैं, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें फैल चुके हैं। हवा में उड़ने वाले माइक्रोप्लास्टिक गाड़ियों के टायरों के घिसने, कारखानों से निकलने वाले धुएं और खराब तरीके से प्रबंधित प्लास्टिक कचरे जैसे स्रोतों से आते हैं। एक बार सांस के रास्ते अंदर जाने के बाद माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे सांस की तकलीफ और सूजन हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक को सांस के रास्ते अंदर लेने के लंबे समय तक रहने वाले असर पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की संभावना बढ़ती जा रही है। हमारे कपड़े अक्सर एक छिपा हुआ राज छुपाते हैं। वे माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत हैं। ऐसा अनुमान है कि 60% कपड़े और 70% घरेलू कपड़े सिंथेटिक प्लास्टिक फाइबर से बने होते हैं। ये सामग्री सस्ती और आसानी से मिल जाती है। यही वजह है कि फास्ट फैशन ब्रांड इन्हें पसंद करते हैं। कूड़े के ढेर को भरने के अलावा ये सिंथेटिक कपड़े उत्पादन, इस्तेमाल और धुलाई के दौरान छोटे छोटे माइक्रोफाइबर छोड़ते हैं। धोने पर सिंथेटिक कपड़े पानी में भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं, जिससे हमारे जलमार्ग प्रदूषित होते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक प्रदूषण समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया है, जिससे समुद्री जीवन पर असर हो रहा है। मछलियां माइक्रोप्लास्टिक खा रही हैं। 198 प्रजातियों की 60% मछलियों में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मिले हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक उनके पेट में जमा हो सकते हैं, जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो सकता है और शारीरिक नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे माइक्रोप्लास्टिक उनके शरीर में जमा होते जाते हैं, वैसे वैसे वे खाने की श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे दूसरे जानवरों और दूषित समुद्री भोजन खाने वाले इंसानों पर असर पड़ता है। मछली में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी से इंसानों के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं भी आज जाती हैं। नमक, जो एक जरूरी खनिज है, उसमें अक्सर माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। कई अध्ययनों में अलग अलग प्रकार के खाने वाले नमक, जैसे समुद्री नमक, सेंधा नमक और काला नमक में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। 2018 के एक वैश्विक विश्लेषण से पता चला है कि 90% नमक के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद था। नमक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी हमारे ग्रह की आपस में जुड़ी हुई प्रकृति और प्लास्टिक प्रदूषण के दूरगामी परिणामों को उजागर करती है। पैकेज्ड कैन और वाटर बॉटल की सुविधा एक छिपी हुई कीमत के साथ आती है। माइक्रोप्लास्टिक और हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने की संभावना। कई एल्यूमीनियम के डिब्बों में उत्पाद को धातु के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए प्लास्टिक की एक पतली परत होती है। शोध बताते हैं कि ये परतें समय के साथ खराब हो सकती हैं, जिससे पेय पदार्थ में माइक्रोप्लास्टिक निकल सकते हैं। एल्यूमीनियम के डिब्बों में प्लास्टिक की परतों का उपयोग प्लास्टिक की खपत को कम करने की जटिल चुनौतियों को उजागर करता है। यह ऐसे नए पैकेजिंग समाधानों की आवश्यकता पर जोर देता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को प्राथमिकता दें। मानव शरीर अब एक नई सच्चाई का सामना कर रहा है। हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, जो अक्सर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, अब हमारी नसों में घूम रहे हैं, उसी खून के साथ जो हमें जीवित रखता है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक ने उस तरल पदार्थ में भी घुसपैठ कर ली है जो हमें जीवित रखता है। ये कण विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जिनमें प्लास्टिक की पैकेजिंग, सिंथेटिक कपड़ों के रेशे और यहां तक कि हमारे द्वारा ली जाने वाली हवा भी शामिल है। शोधकर्ता अभी भी इसके लंबे समय के प्रभावों की जांच कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अंगों को संभावित नुकसान और सूजन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। संभावित स्वास्थ्य जोखिम बहुत बड़े हैं, दिल की समस्याओं से लेकर हार्मोन सिस्टम में गड़बड़ी तक। प्रदूषण जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है,
क्योंकि ये छोटे छोटे कण गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा में अपना रास्ता बना लेते हैं। इसका मतलब है कि अजन्मे बच्चे भी माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आते हैं, जो विकासात्मक प्रभावों के बारे में सवाल उठाता है। मानव खून में माइक्रोप्लास्टिक की खोज मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव को समझने के लिए और अधिक शोध की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। वैज्ञानिक अधिक व्यापक अध्ययन का आह्वान कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ये कण हमारे जैविक तंत्र के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उनकी उपस्थिति को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। चाय का एक आरामदायक कप उतना सुरक्षित नहीं हो सकता जितना यह दिखता है। कई पारंपरिक चाय की थैलियों में प्लास्टिक होता है जो उन्हें अपना आकार बनाए रखने और टूटने से बचाने में मदद करता है। शोध से पता चलता है कि चाय की एक थैली को डुबाने से चाय के एक कप में अरबों माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं। चाय की थैलियों में माइक्रोप्लास्टिक और हानिकारक रसायनों की मौजूदगी उत्पाद लेबलिंग में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को दर्शाती है। उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी चाय में क्या है और उन्हें अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। डिस्पोजेबल कॉफी कप हमारी फेंकने वाली आदत के प्रतीक बन गए हैं। कई पेपर कप एक छिपा हुआ सच छुपाते हैं, एक प्लास्टिक की परत जो रिसाइकलिंग को एक बड़ी चुनौती बनाती है। यह प्लास्टिक की परत तरल पदार्थों को कागज में सोखने से रोकती है, लेकिन रिसाइकलिंग में भी एक बड़ी रुकावट पैदा करती है। नतीजतन इन कपों का एक छोटा सा हिस्सा ही सही से रिसाइकल हो पाता है, बाकी लैंडफिल या भस्मक में चला जाता है। यह कम रिसाइकलिंग दर मौजूदा वेस्ट मैनेजमेंट और नए समाधानों की आवश्यकता पर जोर डालती है। अंटार्कटिका, जिसे अक्सर अंतिम प्राचीन निर्जन प्रदेश माना जाता है, अब अपनी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का सामना कर रहा है। यह दूरस्थ और प्रतीत होने वाला अछूता क्षेत्र अब मानव निर्मित प्रदूषण की व्यापक पहुंच से अछूता नहीं है। अंटार्कटिक बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक की खोज हमारे प्लास्टिक के उपयोग के दूरगामी प्रभावों की एक कठोर याद दिलाती है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की ताजा गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया है, जो साबित करता है कि प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के सबसे दूरस्थ कोनों में भी घुसपैठ कर गया है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, जो अक्सर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, हवा और समुद्री धाराओं द्वारा हजारों मील दूर अपने स्रोतों से यात्रा करते हैं। ऐसे दूरस्थ स्थान पर माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी प्लास्टिक प्रदूषण के वैश्विक पैमाने पर प्रकाश डालती है। अंटार्कटिक बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा करती है। माइक्रोप्लास्टिक हानिकारक रसायनों और प्रदूषकों को ले जा सकते हैं, जो स्थानीय वन्य जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और अंटार्कटिक पर्यावरण के नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर इन प्रदूषकों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। शोधकर्ताओं को चिंता है कि गहरे रंग के माइक्रोप्लास्टिक बर्फ के एल्बिडो को कम कर सकते हैं, जिससे यह अधिक गर्मी सोख लेता है और बर्फ के पिघलने की गति तेज हो जाती है। एल्बिडो या परावर्तकता में यह कमी का मतलब है कि बर्फ कम सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करेंगे, जिससे गर्मी बढ़ेगी और संभावित रूप से इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेज होंगे। अंटार्कटिक बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता और प्लास्टिक प्रदूषण को एक वैश्विक चुनौती के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह मानवता के लिए प्लास्टिक कचरे को कम करने और हमारे पर्यावरण के और अधिक दूषित होने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक चेतावनी का काम करता है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों और सरकारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की चोटी तक प्लास्टिक प्रदूषण ने हमारे ग्रह पर अपनी छाप छोड़ी है। यह बड़ा मुद्दा न केवल हमारी दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि इसके पारिस्थितिक तंत्र और निवासियों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। समुद्री जीवन विशेष रूप से बहुत अधिक पीड़ित है, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा जीवों को उलझा देता है और मछली और पक्षियों द्वारा निगल लिया जाता है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। प्लास्टिक के छिपे हुए स्रोतों को उजागर करने की यात्रा एक गंभीर अनुभव रही है, जो इस वैश्विक संकट की वास्तविक सीमा को प्रकट करती है। शोधकर्ताओं ने
आर्कटिक बर्फ से लेकर समुद्र की सबसे गहरी खाइयों तक सबसे अप्रत्याशित जगहों पर माइक्रोप्लास्टिक पाया है। ये छोटे छोटे कण जो अक्सर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। जैसे जैसे देश #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए एक वैश्विक संधि की दिशा में काम कर रहे हैं, लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता विकसित करना है। इस संधि का उद्देश्य कंपनियों को उनके प्लास्टिक उत्पादन और कचरे के लिए जवाबदेह बनाना है। यह सुनिश्चित करना कि वे अपने उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव की जिम्मेदारी लें। इस ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र को संबोधित करना है, एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है जो कचरे और प्रदूषण को कम करती है। रिसाइकलिंग और टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके हम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और एक अधिक लचीला और पर्यावरण के अनुकूल समाज बना सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम प्लास्टिक प्रदूषण का रुख मोड़ सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। सामुदायिक प्रयास जैसे समुद्र तट की सफाई और वृक्षारोपण इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक छोटी कार्रवाई एक बड़े आंदोलन में योगदान करती है, दूसरों को इसमें शामिल होने और फर्क लाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे चैनल कॉस्मिक स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिल सके।